आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th। पुस्तक का नाम है भौतिक पर्यावरण। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हमने डिस्कस कर लिया है, तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अपवाह। पिक्चर की जरूरत होती है, वहां मैं पिक्चर को प्लेस कर देता हूं जिससे चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। याद करने के लिए कोई भी चीज होती है, पिक्चर का फॉर्मेट बहुत बेस्ट होता है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जहां पर भी जरूरत है वहां रखा जाए और आगे इम्प्रूवमेंट के साथ भी ये चीजें मिलती रहेंगी। सबसे पहले देखते हैं कि अपवाह क्या है या किसे कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है कि वर्तमान परिस्थिति में वन लाइनर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको थ्योरी बेस्ड पढ़ना ही होगा सिलेक्शन चाहते हैं तो, अदरवाइज मुश्किल होगा। आगे हम देखते हैं अपवाह तंत्र। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। वृक्षाकार प्रतिरूप क्या होता है? जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप है उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अपवाह मतलब जो बहाव होता है पेड़ के अनुरूप हो जाए, पेड़ की शाखाओं की तरह से हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वृक्षाकार प्रतिरूप कहेंगे। जैसे में उदाहरण के लिए मैदान की नदियां। अरीय प्रतिरूप क्या होता है? जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। पर्वत, ठीक, तो पर्वत से क्या कर रहा है? कह रहा है कोई नदी निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाए या बहने लगी तो उसे क्या कहेंगे? अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे है अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो उसे क्या कहते हैं? उसे जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अभिकेंद्री क्या होता है भाई? अभिकेंद्री प्रतिरूप जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो उसे अभिकेंद्री प्रतिरूप कहा जाता है। अपवाह द्रोणी क्या होता है? एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कह रहा? कोई नदी बह रही है और साथ साथ उसकी क्या है? उसकी सहायक नदियां, उसके द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। मतलब जिस क्षेत्र में बह रहा है उसे क्या कहेंगे? उसे अपवाह द्रोणी। आगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इसकी ट्रिक मैंने बनाई है जिसके माध्यम से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। देखिए ध्यान देना, कहा जा रहा है महान कृष्ण गंगा से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उनका पुत्र बंगाल की खाड़ी गया है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, भूलेंगे नहीं। महान कृष्ण, कृष्ण है और कृष्ण क्या है? महान है, आपको पता है, ठीक। और वो किससे बता रहे हैं? वो गंगा से बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि उनका पुत्र, यानी किसका पुत्र? गंगा का पुत्र कहाँ गया? बंगाल खाड़ी गया। 3 वर्ड है इसमें, बस इन्हीं 3 के अर्थ। कृष्ण जी हैं, कैसे हैं? महान है। किससे बता रहे हैं? गंगा से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि उनका पुत्र कहां गया? बंगाल की खाड़ी गया। अब देखिए इसका कमाल। महानदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदियां कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सिंपल है, बहुत आसान है। महानदी हो गया, महान से महानदी हो गया, फिर कृष्ण से कृष्णा नदी हो गया, गंगा से गंगा नदी हो गया, पुत्र से ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। बंगाल की खाड़ी में ये सभी नदियां गिरती हैं। वेरी सिंपल। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? इसको हम देखते हैं। नर्म ताप पर अपने यार माही से मिलने अरब सागर पहुंच गई। कौन गई थी? इंदु है। इसमें से एक को मान लीजिए इंदु है, किसी को भी मान लीजिए। वो नर्म ताप पर, ठीक है, बस समझना है, आप जानते हैं। नर्म ताप पर अपने यार से, किससे मिलने? अपने यार से मिलने कहां पहुंच गई? अरब सागर पहुंच गई। अब देखिए यहां पर इसका कमाल। इंदु से हो जाएगा सिंधु नदी, नर्म से हो जाएगा नर्मदा, ताप पर अर्थात तापी नदी, यार से हो जाएगा पेरियार नदी, और माही से मिलने, माही मतलब माही नदी कहां पहुंची? अरब सागर।
अर्थात ये सभी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। सिंधु, नर्मदा, तापी, पेरियार, माही कहाँ गिरती हैं? ये सभी अरब सागर में गिरती हैं। देखिए प्रायद्वीपी पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में स्वरूप नर्मदा और तापी, ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अब हिमालय अपवाह तंत्र देखते हैं। मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं हिमालय अपवाह तंत्र की? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय है, जस्ट इमेजिन। और इसकी मुख्य नदियां कौन सी हैं? गंगा, सिंधु। बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर होने के कारण 12 मासी होती हैं। कौन सी नदियां? हिमालय से जो निकलती हैं वो नदियां 12 मासी होती हैं। ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां, ध्यान देना कैसी घाटियां? वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं व जलप्रपात बनाती हैं। ये नदियां का मतलब कौन सी नदियां? जो हिमालय से ये नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं तो समतल घाटियों, गोखुर झीलों, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं नदी के मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। सिंपल सा प्रश्न आपका आ सकता है कि निम्नलिखित में से क्या सत्य है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं या नहीं बनाती? तो क्या करती हैं? बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां गिरती हैं वो डेल्टा बनाती। गंगा, कावेरी, महानदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। गंगा और पुत्र, गंगा के पुत्र कह लीजिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ध्यान देना ये प्रश्न बहुत गिरने वाली नदियां ज्वार, नदमुख या एस्चुरी बनाती हैं। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट आपको मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी तो डेल्टा बनाएंगी। बंगले में डेल्टा रखा है, क्या रखा है? डेल्टा। ओके, इतना याद रहेगा। अरब सागर में गिरने वाली ज्वार नदमुख बनाती हैं या एस्चुरी। जैसे हिमालय क्षेत्र में नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, किंतु मैदानी क्षेत्र में ये सर्पाकार मार्ग पर बहती हैं। सर्पाकार आप जानते हैं, ऐसे समझ लीजिए सर्प के आकार में बहती चली जाती हैं। बिहार का शोक कोसी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। पोटवार पठार को दिल्ली रिज भी कहा जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट। स्थित है, कहाँ स्थित है? राजमहल पहाड़ियों व मेघालय पठार के बीच में मालदा गैप स्थित है। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। कौन सा नदी तंत्र? सिंधु नदी तंत्र। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये आपकी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ये इसकी कुल लंबाई हमने लिखी है, कितनी है? 2000 किलोमीटर है। अब ये लंबाई यहाँ पर 1114 किलोमीटर दी गई थी। ये कहाँ है? भारत में लंबाई है। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई पूछा जाए तो कुल लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर है। कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से तिब्बत क्षेत्र में जो कि आता है, तिब्बत में इसे सिंगी खंबान अथवा शेर मुख कहते हैं। किसे? सिंधु लद्दाख श्रेणी को काटते हुए जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड बनाती है। पाकिस्तान में चिल्लस के निकट, ध्यान देना प्लीज इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कहां? पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। अंततः यह नदी अटक के पास पहाड़ियों से बाहर निकलती है तथा काबुल नदी में मिल जाती है। पर्वत से निकलने वाली सिंधु की सहायक नदियां जास्कर, हुंजा, नुब्रा, श्योक, गिलगित, शिगार, गास्टिन व द्रास हैं। देखिए अब ये क्या है? ये हिमालय है, आप देख पा रहे हैं। और हिमालय से निकलने वाली सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा, श्योक, गिलगित, शिगार, गास्टिन, द्रास। अब इसके दाहिने तट पर मिलने वाली मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी है? खुर्रम, शग्गर और बी बोवा है। सिंधु नदी मिथनकोट के निकट पंच नद का जल प्राप्त करती है। बहुत अच्छा पॉइंट है। सिंधु नदी कहां पर पंच नद का जल प्राप्त करती है? तो मिथनकोट के निकट। पंच नद क्या होती हैं भैया? ये ध्यान देना है आपको। तो देखिए यहां पर मैंने एक ट्रिक बनाई है। रवि व्यास के साथ, किसके साथ? व्यास के साथ। कौन? रवि। झेले नाव सतलज जाने के लिए। रवि व्यास के साथ झेले, खेना होता है ना नाव, तो समझना है
झेले नाव कहाँ के लिए? सतलज जाने के लिए। तो पंचनद कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी आपकी? रवि से रावी हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, झेले से हो जाएगा झेलम, नाव से हो जाएगा चिनाव, सतलज से हो जाएगा सतलज। वेरी सिंपल है। तो ये हो गई 5 नदियां, इन्हीं को पंच नद कहा जाता है। ये देखिए 2 लोग ना, एक रवि हो गए, एक ब्यास हो गए। अब देख लीजिए यहां पर डायग्राम के माध्यम से हमने बनाया है। ये पंचनद है। पंचनद में कौन कौन सी नदियां हैं? रावी, व्यास, झेलम, चिनाव और सतलज। ये सारी नदियां मिलकर पंचनद कहलाती हैं। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। प्रश्न आपका आता है कि भारत में सिंधु नदी किस राज्य में बहती है? तो जम्मू और कश्मीर में बहती है। सिंधु की सहायक नदी, उद्गम स्थल है इसका कश्मीर घाटी के पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरी नाग झरने से। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। कौन सी? इसके पहले भी बताया कि प्लेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट है कि झेलम नदी चिनाव नदी से कहाँ मिलती है? तो पाकिस्तान में झंग के निकट। चिनाव नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंद्रभागा, यह हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट ताड़ी में 2 सरिताओं चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है, इसीलिए इसे चंद्रभागा कहते हैं। सिंधु की सहायक नदी है। उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे से। यह राज्य की चंबा घाटी से बहती है। कौन सी नदी? सिंधु की सहायक नदी है। रोहतांग दर्रे के निकट ब्यासकुंड से निकलती है। सतलुज उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से। तिब्बत में इसे लॉन्ग चेन खम बाबकय के नाम से पुकारा जाता है। किसे? प्रवेश से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर बहती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। गंगा नदी तंत्र उद्गम स्थल है इसका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा बन जाती। कहाँ मिलती है ये इंपॉर्टेंट है, तो देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी है। और विष्णु गंगा इससे अर्थात अलकनंदा से विष्णु प्रयाग या जोशीमठ में मिलती हैं। अलकनंदा की सहायक नदी पिंडार इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो ये आप देख लीजिए, ये अलकनंदा नदी बनी हुई है, बह रही है, और ये पिंडार है। ये कौन सी नदी है? पिंडार नदी है। और ये कहाँ मिल रही है? तो ये कर्ण प्रयाग में मिल रही है। किससे? अलकनंदा से। ये सहायक है अलकनंदा की। दूसरी है अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी या काली गंगा, ये यहाँ पे मिल रही है। तो ये प्लेस क्या हो गया? ये हो गया नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। अब देखिए गंगा की कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर है। अब ये यूपी में बहती है 1450 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में इसका बहाव है या प्रवाह क्षेत्र है 520 किलोमीटर। बिहार में 445 किलोमीटर। यूके अर्थात उत्तराखंड में 110 किलोमीटर अपवाह क्षेत्र है। इसका कुल लंबाई हो जाएगी 2525 किलोमीटर। इन सभी को जोड़ने के बाद, अब आप जोड़ने मत लगिएगा क्योंकि मैंने इसको सही जोड़ा है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है, यूपी में 1450, बिहार में 445 और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा द्रोणी है, लगभग 8.6 लाख वर्ग मीटर तैयार हो पाया था। तो आगे ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगी। ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्ले लिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। एनसीईआरटी के 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी प्लेलिस्ट बना दी गई है। जैसे जैसे वीडियो पढ़ रहे हैं वहां प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाता है।